नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 9, निवेशित फंड में निवेश। एक अध्यापक ने स्कूली छात्र बिली बॉब से पूछा, यदि आपके पास 12 भेड़ें हैं और एक बाड़ से बाहर कूद जाती है तो आपके पास कितनी भेड़ें बचेंगी? बिली बॉब जवाब देता है, एक भी नहीं। शिक्षक कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि घटाने के सवाल का उत्तर सही है? बिली बॉब जवाब देता है, शायद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी भेड़ों को पक्का पता है। एक पुराना टेक्सास मजाक। लगभग आदर्श। विशुद्ध रूप से म्यूचुअल फंड जिसका निर्माण अमेरिका में हुआ था को 1924 में एल्यूमिनियम के एक पूर्व सेल्समैन और एडवर्ड जी लेसलर नाम के पैन द्वारा पेश किया गया था। म्यूचुअल फंड काफ़ी सस्ते, बहुत सुविधाजनक, आमतौर पर विविध, पेशेवर रूप से मैनेज्ड और संघीय प्रतिभूति कानून के कुछ सबसे कठिन प्रावधानों के तहत टाइटली रेगुलेटेड होते हैं। इनके माध्यम से लगभग किसी के लिए निवेश को आसान और सस्ता बनाकर इसके द्वारा लगभग 54 मिलियन अमेरिकी परिवारों के धन को निवेश की मुख्य धारा में ला दिया है। यह शायद वित्तीय लोकतंत्र में अब तक की सबसे बड़ी उन्नति साबित हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड सही नहीं है और वे लगभग सही हैं, ये दोनों वाक्य काफ़ी अंतर पैदा करते हैं। इन्हीं खामियों की वजह से अधिकांश फंड बाजार को कमज़ोर कर देते हैं, अपने निवेशकों से आगे निकल जाते हैं और उनके लिए सिरदर्द पैदा करते हैं। वह प्रदर्शन में अनियमित उतार चढ़ावों को झेलते हैं। बुद्धिमान निवेशक को बड़ी सावधानी के साथ अपनी धनराशि के लिए फंड्स का चयन करना चाहिए ताकि मोटी गड़बड़ी का सामना ना करना पड़े। ज़्यादातर निवेशक इस धारणा के साथ एक फंड खरीदते हैं जो तेज़ी से ऊपर जा रहा है और यह ऊपर जाना जारी रखेगा। मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि मनुष्य में यह विश्वास करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि लंबे समय तक परिणामों की एक छोटी श्रृंखला से भी भविष्यवाणी की जा सकती है। हम अपने स्वयं के अनुभव से जानते हैं कि कुछ प्लम्बर दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। कुछ बेसबॉल खिलाड़ियों के घरेलू पिच पर ज़्यादा रन हिट करने की अधिक संभावना है। हमारे पसंदीदा रेस्तरां लगभग बेहतर भोजन परोसते हैं और स्मार्ट बच्चों को लगातार अच्छे ग्रेड मिलते हैं। हमारे चारों ओर कौशल, दिमाग और कड़ी मेहनत को बहुत मान्यता दी जाती है। उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और लगातार दोहराया जाता है। इसलिए यदि कोई फंड बाजार से बेहतर प्रदर्शन करता है तो हमारा अंतर्ज्ञान हमसे यह उम्मीद करता है कि वह भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकता है। दुर्भाग्य से वित्तीय बाजारों में कौशल की तुलना में भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई मैनेजर ठीक समय पर बाजार से सही कोने में होता है तो वह शानदार दिखाई देता है, लेकिन अक्सर जो अभी अभी काफ़ी हॉट स्टॉक था वह अचानक ठंडा हो जाता है और प्रबंधक का IQ 50 अंकों तक सिकुड़ जाता है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब बाजार का सबसे हॉट तकनीकी सेक्टर 1999 में अचानक बिना पूर्व चेतावनी के तरल नाइट्रोजन की तरह ठंडा हो जाता है। और यह एक उस निवेशक के लिए स्मरणीय तथ्य है जो इसे करता रहता है कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर फंड खरीदना एक मूर्खतापूर्ण काम है। वित्तीय विद्वान कम से कम 1.5 सदी से म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और वे इससे कई बिंदुओं पर लगभग एक मत नहीं है। जैसे औसत फंड स्टॉक का अच्छी तरह से चयन नहीं करते हैं ताकि शोध और उनकी ट्रेडिंग की लागतों को दूर किया जा सके। फंड का खर्च जितना अधिक होगा उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। जितना अधिक बार एक फंड अपने शेयरों को ट्रेड करता है उतना ही कम कमाई करता है। अत्यधिक अस्थिर फंड जो औसत से अधिक उछलते और निचले गिरते रहते हैं उन्हें अस्थिर रहने की संभावना है। पिछले हाई रिटर्न वाले फंड के लंबे समय तक विजेता बने रहने की संभावना नहीं है।
अतीत में अपने रिटर्न के आधार पर भविष्य के शीर्ष प्रदर्शन वाले फंडों के चयन की आपकी संभावनाएं उतनी ही अधिक हैं जितनी के बिगफुट और अबोमिनेबल स्नोमैन दोनों आपकी अगली कॉकटेल पार्टी में गुलाबी बेलें चप्पल में दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में, आपके मौके शून्य नहीं है, लेकिन वे इसके बहुत करीब हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि सबसे पहले यह समझना कि एक अच्छा फंड ढूंढना इतना कठिन क्यों है, यह आपको अधिक बुद्धिमान निवेशक बनने में मदद करेगा। दूसरा, जबकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का खराब पूर्वानुमान होता है, ऐसे अन्य कारक हैं जिनका उपयोग आप एक अच्छा फंड खोजने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अंत में, एक फंड तब उत्कृष्ट मूल्य की पेशकश करता है जब आप अपनी होल्डिंग्स में विविधता लाने के लिए एक किफ़ायती तरीका अपनाकर अन्य सभी चीज़ों से छुटकारा पाकर स्टॉक को चुनते हैं। अधिकतर विजेता फंड विजेता क्यों नहीं होते हैं? एक फंड जितना बेहतर प्रदर्शन करता है, उसके निवेशक उतनी ही बाधाओं का सामना करते हैं। माइग्रेटिंग मैनेजर, जब स्टॉक पिकर को लगता है कि यहाँ कुछ पेंच है, तो हर कोई उससे कहता है कि यदि आपने ग्लेन बिकरस्टॉफ के कौशल को भुनाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रीमियम इक्विटी फंड खरीदा, जिसने 1997 में 47.5% लाभ प्राप्त किया, तो आप जल्दी ही भाग्य के से बाहर हो जाएंगे। TCW ने 1998 के मध्य में अपनी TCW गैलीलियो सिलेक्ट इक्विटी फंड चलाने के लिए उसे अपना लिया और अगले 4 वर्षों में 3 में ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में पिछड़ गया। यदि आपने एरिन सुलिवान के हाई रिटर्न को बनाने के लिए 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड खरीदा, जिसने 1997 के बाद से अपने शेयरधारकों के पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया, तो ठीक है, उसने 2000 में अपना हेज फंड शुरू करना छोड़ दिया। वह उसका पूरा फंड खत्म हो गया और वे भी अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य के 3/4 से अधिक। एलिफेंटियासिस एसेट, जब कोई फंड उच्च रिटर्न अर्जित करता है तो निवेशक नोटिस करते हैं। अक्सर कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों मिलियन डॉलर इसमें डालते हैं। निधि प्रबंधक उन कुछ विकल्पों को छोड़ देते हैं जो खराब हैं। वह उस पैसे को किसी दिन के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर स्टॉक जारी रहता है, तब नकदी पर कम रिटर्न फंड के परिणामों को समेट देगा। वह अपने द्वारा पहले से ही खरीदे गए शेयरों में नए पैसे डाल सकता है। जो शायद तब ऊपर गए हैं जब उसने पहली बार उन्हें खरीदा था, और अगर वह लाखों डॉलर अधिक और इन्वेस्ट करता है तो वह खतरनाक रूप से ओवरवैल्यूड हो जाएगा, या वह नए स्टॉक खरीद सकता है जो पहले से ही खुद के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे उन्हें नीचे से अनुसंधान करना होगा और उन पर अधिक से अधिक कंपनियों पर नज़र रखना होगा जिनका कि उनका उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंत में, जब $100 मिलियन का निम्बल फंड अपनी संपत्ति का 2% यानी $2 मिलियन मिनोकॉर्प में डालता है, जो कुल $500 मिलियन में के बाजार मूल्य वाला स्टॉक है, जो यह मिनो के 1% के आधे से भी कम है, लेकिन अगर हॉट प्रदर्शन निम्बले फंड को $10 बिलियन तक ले जाता है, तो इसकी 2% संपत्ति का निवेश कुल $200 मिलियन होगा, मिनवा के पूरे मूल्य का लगभग आधा। यह स्वामित्व का एक स्तर है जो संघीय कानून के तहत भी स्वीकार्य नहीं है। अगर निम्बले के पोर्टफोलियो मैनेजर अभी भी छोटे शेयरों का मालिकाना हक चाहते हैं, तो उन्हें अपने पैसे को बहुत अधिक कंपनियों में फैलाना होगा, और तब शायद उनका ध्यान बहुत जगह फैल जाएगा। अधिक फैंसी फुटवर्क, कुछ कंपनियां अपने फंडों को इनक्यूबेटिंग करने में माहिर होती हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से बेचने से पहले निजी तौर पर टेस्ट करना होता है। प्रायोजक इन इनक्यूबेट किए गए निधियों को जोखिम भरी रणनीतियों के लिए गिनी पिग के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो कि छोटी रकम के साथ
सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे कि वास्तव में छोटे स्टॉक खरीदना या प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग का त्वरित व्यापार। अगर इसकी रणनीति सफल होती है तो फंड अपने निजी रिटर्न को सार्वजनिक करके निवेशकों को लुभा सकता है। अन्य मामलों में फंड मैनेजर वाइब्स प्रबंधन फीस देता है जो नेट रिटर्न बढ़ाता है। बाद में यह उच्च रिटर्न के बाद ग्राहकों को काफ़ी आकर्षित करता है। लगभग अपवाद के बिना इनक्यूबेटेड और शुल्क माफी वाले फंडों के रिटर्न ने मध्यस्थता को फीका कर दिया है, क्योंकि बाहरी निवेशक ने उनमें लाखों डॉलर डाले हैं। सर्च बढ़ रहा है खर्च का। यह अक्सर छोटे निवेशकों की तुलना में बहुत बड़े ब्लॉकों में कम खरीदारों व विक्रेताओं के साथ स्टॉक का व्यापार करने के लिए अधिक खर्च करता है। यह संपत्ति में $100 मिलियन के साथ एक फंड ट्रेडिंग लागतों में प्रति वर्ष 1% का भुगतान कर सकता है, लेकिन अगर उच्च प्रति लाभ वाले फंड को $10 बिलियन तक और भेजते हैं तो इसके ट्रेडों में उन परिसंपत्तियों का कम से कम 2% तक आसानी से खाया जा सकता है। ट्रेड फंड एक बार में इसे केवल 11 महीनों के लिए अपने स्टॉक पर रखता है, इसलिए ट्रेडिंग लागत एक सनक्षारक एसिड की तरह रिटर्न पर खर्च हो जाती है। इस बीच फंड चलाने की अन्य लागतें शायद ही कभी घटती हैं। यह कभी संपत्ति बढ़ाने पर भी नहीं घटती हैं। 1.5% के औसत संचालन खर्च और लगभग 2% की ट्रेडिंग लागत के साथ विशिष्ट फंड को लागत के बाद इसे मैच के लिए लागतों से पहले बाजार को प्रति वर्ष 3.5% अंकों से रौंदना पड़ता है। भेड़ों का व्यापार। अंत में एक बार जब कोई फंड सफल हो जाता है तो उसके प्रबंधक डरपोक और नकल करने वाले हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई फंड बढ़ता है उसकी फीस और अधिक आकर्षक होती जाती है। प्रबंधकों ने अपने शुरुआती उच्च रिटर्न को उत्पन्न करने के लिए जो जोखिम उठाए वे अब निवेशकों को दूर कर सकते हैं और उन सभी से मोटी फीस आय को खतरे में डाल सकते हैं जो सबसे बड़ी धनराशि समान और ओवरफेड भेड़ के झुंड से मिलती जुलती है, जो सभी सुस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं। सभी एक ही समय में बा कह रहे हैं। लगभग हर विकास निधि सिस्को और जीई और माइक्रोसॉफ्ट और फाइजर और वॉलमार्ट के मालिक हैं, जो लगभग समान अनुपात में हैं। यह व्यवहार इतना प्रचलित है कि वित्त विद्वान इसे केवल हेरिंग कहते हैं, लेकिन अपने स्वयं की शुल्क आय की रक्षा करके निधि प्रबंधक अपनी बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देने की क्षमता से समझौता करते हैं। उनकी मोटी लागत और बुरे व्यवहार के कारण वे अधिकांश फंड अपने पास रखने में विफल रहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि अपरिष्कृत मछली के रूप में उच्च रिटर्न लगभग खराब हो रहे हैं। समय बीतने के साथ और अधिक उनके अत्यधिक खर्चों का पुल अधिकांश धन को पीछे छोड़ देता है। तब बुद्धिमान निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह पहचानें कि एक इंडेक्स फंड जो बाजार में सभी शेयरों का मालिक है, जिसने हर समय सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब का अनुमान लगाए बिना लंबे समय में सबसे अधिक फंड को पीछे छोड़ा है, जिसका रॉक बॉटम ओवरहेड सालाना 0.2% ऑपरेटिंग खर्च और इजरायली ट्रेडिंग कॉस्ट सिर्फ 0.2%, जो इंडेक्स फंड को एक अचूक लाभ देती है। यदि स्टॉक कुछ लाभ उत्पन्न करता है तो कहा जाता है कि अगले 20 वर्षों में 7% वार्षिक रिटर्न देगा। वैंगार्ड कुल स्टॉक मार्केट की तरह कम लागत वाला इंडेक्स फंड ने भी 6.7% तक की वापसी दी है, लेकिन औसत स्टॉक फंड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.5% और ट्रेडिंग लागत में लगभग 2% के साथ सालाना 3.5% लाभ हासिल करने में भाग्यशाली रहा। इंडेक्स फंड में केवल एक महत्वपूर्ण दोष है, वे उबाऊ हैं। आप कभी भी बारबेक्यू पर नहीं जा पाएंगे और तब इस बारे में डींग मारने से भी वंचित रह जाएंगे कि आप देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंड के मालिक कैसे हैं। आप कभी भी यह दावा नहीं कर पाएंगे कि आप बाजार को रौंदते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स फंड का काम
बाजार के रिटर्न से मेल खाना है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। आपके इंडेक्स फंड मैनेजर की पासा को रोल करने की या अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती है कि अगला महान उद्योग टेलीपोर्टेशन या स्क्रैच एंड स्निफ वेबसाइट या टेलीपैथिंग वेट लॉस क्लिनिक होगा। यह फंड हमेशा हर स्टॉक का मालिक होगा, ना कि अगली नई चीज़ पर केवल एक प्रबंधन का सबसे अच्छा अनुमान। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, इंडेक्सिंग का लागत लाभ लगातार बढ़ता रहेगा। 20 साल या उससे अधिक के लिए एक इंडेक्स फंड पकड़ो, उसमें हर महीने इसमें नए पैसे जोड़ते जाएं और आप सभी पेशेवर और व्यक्तिगत निवेशकों के विशाल बहुमत को बेहतर बनाने के लिए निश्चित होते जाते हैं। अपने जीवन में काफ़ी समय बाद ग्राहम ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में इंडेक्स फंड की प्रशंसा की, जैसा कि वॉरेन बफेट करते हैं। जब आप अपने सभी हैंडीकैप्स को जोड़ते हैं तो आश्चर्य नहीं होता कि इतने कम फंड्स इंडेक्स को हरा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उनमें क्या गुण होते हैं? उनके प्रबंधक सबसे बड़े शेयरधारक हैं। फंड के प्रबंधकों के लिए क्या सबसे अच्छा है और निवेशकों के लिए सबसे अच्छा क्या है? जब प्रबंधक फंड के शेयरों के सबसे बड़े मालिकों में से होते हैं तो कुछ फर्मों जैसे लॉन्ग लीफ पार्टनर्स और कर्मचारियों को अपने स्वयं के फंड से कुछ भी करने से मना करते हैं। और डेविल्स व एफपीए जैसी अन्य फर्मों में प्रबंधकों के पास इतना धन होता है कि वे आपके धन का प्रबंधन करने की संभावना रखते हैं जैसे कि यह उनका अपना हो। बाधाओं को कम करने के लिए वे फीस बढ़ाएंगे, निधियों को बाहरी आकार में आने देंगे या एक बुरे कर बिल के साथ आएंगे। इस फंड का प्रॉक्सी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पर EDGAR एडगार डेटाबेस के माध्यम से उपलब्ध होता है। यह खुलासा करते हैं कि प्रबंधक फंड के कम से कम 1% शेयरों के मालिक हैं या नहीं। वे सस्ते हैं। फंड व्यवसाय में सबसे आम मिथकों में से एक यह है कि आप जो भी भुगतान करते हैं वह मिलता है। उच्च रिटर्न के लिए उच्च शुल्क का सबसे अच्छा औचित्य है। इस तर्क के साथ दो समस्याएं हैं। पहला, यह सच्ची नहीं है और यह सच भी नहीं है। दशकों के अनुसंधान ने यह साबित कर दिया है कि उच्च शुल्क वाले फंड समय के साथ कम रिटर्न कमाते हैं। दूसरे उच्च रिटर्न अस्थायी होते हैं, जबकि उच्च शुल्क ग्रेनाइट के रूप में लगभग स्थायी होते हैं। यदि आप इसके हॉट रिटर्न के लिए फंड खरीदते हैं तो आप अच्छी तरह से मुट्ठी भर ठंडी राख के साथ ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जब इसके रिटर्न में गिरावट नहीं होगी तो भी फंड के मालिक होने की आपकी लागत लगभग निश्चित है। उनमें कुछ अलग होने की हिम्मत है। जब पीटर लिंच ने फिडेलिटी मैगनन को भगाया तो उन्होंने जो कुछ भी उन्हें सस्ता लग रहा था उसे खरीद लिया, भले ही वे अन्य फंड मैनेजरों के स्वामित्व में हों। 1982 में उनका सबसे बड़ा निवेश ट्रेजरी बॉन्ड था। इसके ठीक बाद उन्होंने क्रिसलर पर अपनी शीर्ष पकड़ बना ली। भले ही अधिकांश विशेषज्ञों ने ऑटोमेकर को दिवालिया होने की उम्मीद की थी, फिर भी 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मैगेलन का लगभग 20% होंडा, हैव, हाइड्रो और वॉल्वो जैसी विदेशी शेयरों में डाल दिया। इसलिए इससे पहले कि आप अमेरिकी स्टॉक फंड खरीदते हैं, S&P 500 इंडेक्स को रोस्टर के खिलाफ इसकी नवीनतम रिपोर्ट में सूचीबद्ध होल्डिंग्स की तुलना करें। अगर वे ट्विडली और ट्विडलर्स की तरह दिखते हैं तो दूसरे फंड के लिए खरीदारी करें। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सबसे अच्छा फंड अक्सर नए निवेशकों के करीब होता है। यह केवल अपने मौजूदा शेयरधारकों को और अधिक खरीदने की अनुमति देता है। यह नए खरीदारों के उन्माद को रोकता है जो शीर्ष पर बैठना करना चाहते हैं और परिसंपत्ति एलिफेनियासिस के दर्द से फंड की रक्षा करते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि फंड मैनेजर आपकी खुद की जेब को आपके आगे नहीं रख सकते हैं, लेकिन समापन पहले होना चाहिए। किसी भी फंड के आकार में नहीं होने के बाद कुछ कंपनियों के पास अपने स्वयं के
फाटकों को बंद करने का एक अनुकरणीय रिकॉर्ड है जिसे लॉर्डलीफ, न्यूमेरिक, ऑकमार्क, टी रोवे प्राइस, वैंगार्ड और वॉशेस आदि इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। वे विज्ञापन नहीं करते हैं। जैसा कि प्लेटो ने द रिपब्लिक में कहा है कि आदर्श शासक वे हैं जो शासन नहीं करना चाहते हैं। सबसे अच्छा फंड प्रबंधक अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे आपके पैसे नहीं चाहते हैं। वे लगातार वित्तीय टेलीविजन पर दिखाई भी नहीं देते या अपने नंबर 1 रिटर्न के घमंड वाले विज्ञापन नहीं चलाते हैं। 2001 तक लगातार मेल्स एंड पावर ग्रोथ फंड के पास एक भी वेबसाइट नहीं थी, लेकिन अभी भी यह 24 राज्यों में अपने शेयर बेचता है। 1990 में लॉन्च होने के बाद से टोरे फंड ने कभी भी कोई खुदरा विज्ञापन नहीं चलाया। आपको और क्या देखना चाहिए? ज़्यादातर फंड खरीदार अतीत को देखते हैं, पहले प्रदर्शन, फिर प्रबंधक की प्रतिष्ठा, फिर फंड के जोखिम और अंत में फंड के खर्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्धिमान निवेशक उन्हीं चीज़ों को देखता है, लेकिन करना इसके विपरीत चाहिए। चूंकि किसी फंड का खर्च उसके भविष्य के जोखिमों या वापसी की तुलना में अधिक अनुमानित है, इसलिए आपको उन्हें अपना पहला फिल्टर बनना चाहिए। फंड श्रेणी के अनुसार एनुअल ऑपरेटिंग खर्च के इन स्तरों से अधिक भुगतान करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। टैक्सेबल बॉन्ड 0.75%, यूएस इक्विटी 1%, जंक बॉन्ड 1%, यूएस इक्विटी स्मॉल स्टॉक 1%, फॉरेन स्टॉक 1.50%। अगला जोखिम का मूल्यांकन करें। इसकी प्रॉस्पेक्ट्स यानी खरीदार की मार्गदर्शिका में प्रत्येक फंड को एक बार ग्राफ को एक कैलेंडर तिमाही में सबसे खराब नुकसान को प्रदर्शित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि आप 3 महीनों में कम से कम इतना पैसा खो सकते हैं तो कहीं और जाएं। यह फंड के मॉर्निंग स्टार रेटिंग की जांच करने के लायक भी है। एक प्रमुख निवेश अनुसंधान फर्म मॉर्निंग स्टार पुरस्कारों के लिए स्टार रेटिंग भी प्रदान करती है, जो इस बात पर आधारित है कि उन्होंने अपना रिटर्न अर्जित करने के लिए कितना जोखिम उठाया। लेकिन पिछले प्रदर्शन की तरह ही यह रेटिंग समय में वापस दिखती है। वे आपको बताते हैं कि कौन से फंड सबसे अच्छे थे और कौन से सबसे अच्छे नहीं होंगे। 5 स्टार फंड वास्तव में 1 स्टार फंड को कमज़ोर करने की आदत है, इसलिए पहले एक लागत कम वाला फंड खोजें जिसके प्रबंधन प्रमुख शेयरधारक हैं, जो अगले होने की हिम्मत करते हैं, जो अपने रिटर्न को प्रचारित नहीं करते हैं और अपनी ब्राइट्स के लिए बहुत बड़ा होने से पहले बंद करने की इच्छा दिखाई देती है। फिर उसके बाद ही उनके मॉर्निंग स्टार रेटिंग से परामर्श करें। अंत में पिछले प्रदर्शन को देखें, यह याद रखते हुए कि यह भविष्य के प्रतिफल का केवल एक भविष्य वक्ता है। इसके जैसा कि हमने पहले ही देखा है, कल के विजेता अक्सर कल के हारने वाले बन जाते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि एक चीज़ लगभग निश्चित है, कल के हारने वाले कभी कल के विजेता नहीं बनते। इसलिए पिछले खराब रिटर्न वाले फंड से बचें, खासकर अगर उनके पास औसत से अधिक वार्षिक खर्च हैं। क्लोज्ड एंड फंड की बंद दुनिया। 1980 के दशक के दौरान लोकप्रिय बंद स्टॉक फंडों ने धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू कर दिया। आज केवल 30 विविध घरेलू इक्विटी फंड, उनमें से कई तो बहुत छोटे हैं, जो उच्च खर्चों और खराब अजीब रणनीतियों के साथ दिन में केवल कुछ 100 शेयरों का व्यापार करते हैं। लीपर इंक के क्लोज एंड फंड एक्सपर्ट डोनाल्ड कैसिडी द्वारा किया गया शोध ग्राहम की पिछली टिप्पणियों को पुष्ट करता है। छूट पर विविध क्लोज्ड एंड स्टॉक फंड ट्रेडिंग न केवल प्रीमियम पर उन ट्रेडिंग को बेहतर बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन संभावना है औसत ओपन एंड म्यूचुअल फंड की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। अफसोस की बात है, हालांकि विविध क्लोज्ड स्टॉक फंड हमेशा एक धूल भरे घटते बाजार में छूट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन म्युनिसिपल बॉन्ड क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत विकल्पों के साथ सैकड़ों क्लोज्ड एंड बॉन्ड फंड हैं। जब ये फंड छूट पर व्यापार करते हैं तो उनका लाभ बढ़ जाता है और जब तक उनका वार्षिक खर्च ऊपर सूचीबद्ध थ्रेशहोल्ड से नीचे है, वे आकर्षक लगते रहते हैं।
एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फंड की नई नस्ल की खोज के लायक भी हो सकता है। यह कम लागत वाली ETF कभी कभी एक मात्र साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा एक निवेशक संकीर्ण बाजार में प्रवेश कर सकता है, जैसे बेल्जियम में स्थित कंपनियां या अर्धचालक उद्योग में स्टॉक। अन्य सूचकांक ETF बहुत व्यापार बाजार जोखिम प्रदान करते हैं, हालांकि वे आम तौर पर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं जो नियमित रूप से पैसा जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश ब्रोकर आपके द्वारा किए गए नए निवेश पर एक अलग कमीशन चार्ज करेंगे। एक बार आपके पास फंड होने के बाद आप ये कैसे बता सकते हैं कि इसे कब बेचना है? मानक सलाह देते हैं कि किसी फंड को जांचा जाए। यदि वह बाजार में 1, 2 या 3 सालों से एक लाइन में से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस सलाह का कोई मतलब नहीं है। 1970 से 1999 तक अपने जन्म से सिकोया फंड ने अपने 29 वर्षों में 12 सालों तक S&P 500 इंडेक्स में बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन किया, जो कि 41% से अधिक था। अभी तक उस अवधि में सिकोया ने 12,500% से अधिक हाइक पाई है, जबकि शेयर सूचकांक 4900% बढ़ा है। अधिकांश फंडों का प्रदर्शन केवल इसलिए लड़खड़ाता है क्योंकि उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले शेयरों का प्रकार अस्थायी रूप से अनुकूल होता जाता है। यदि आपने किसी विशेष तरीके से निवेश करने के लिए एक प्रबंधक को काम पर रखा है, तो उसने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उसे क्यों ना भगाया जाए। उसे जब बेचकर निवेश करने की एक शैली फैशन से बाहर हो जाती है, तो आप न केवल एक नुकसान में ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि खुद को सभी लेकिन अपरिहार्य पुनर्प्राप्ति से बाहर कर देते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों ने 1998 से 2001 के दौरान वार्षिक रूप से 4.7% अंकों के आधार पर अपने स्वयं के फंडों को कम कर खरीद कर उच्च पर बेच दिया। रणनीति में एक तेज और अप्रत्याशित परिवर्तन, जैसे कि 1999 में प्रौद्योगिकी शेयरों पर वैल्यू फंड लोडिंग या 2002 में ग्रोथ फंड खरीदने वाली टोन बनाना, खर्चों में वृद्धि, यह सुझाव देते हुए कि प्रबंधक अपनी खुद की जेब को अस्तर कर रहे थे। अत्यधिक व्यापार द्वारा उत्पन्न बड़े और लगातार कर बिल, अचानक अनिश्चित रिटर्न, जब एक पूर्व रूढ़िवादी फंड एक बड़ा नुकसान उत्पन्न करता है, जैसा कि निवेश सलाहकार चार्ल्स एलिस कहते हैं, यदि आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। फंड का निवेश भी इस विचार से अलग नहीं है। यदि आप आराम से कम 3 वर्षों तक इस फंड को अपने पास रोक कर नहीं रख सकते, तो आपको इससे सबसे पहले स्थान पर नहीं खरीदना चाहिए। धैर्य फंड इन्वेस्टर का सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 10, इन्वेस्टर और उसके सलाहकार। क्या आपको सहायता की आवश्यकता है? 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कई निवेशकों ने अकेले चलने की राह को चुना। उन्होंने अपने स्वयं के अनुसंधान करके स्टॉक को एक ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से चुनकर ट्रेडिंग शुरू की। इन निवेशकों ने वॉल स्ट्रीट के अनुसंधान, सलाह और व्यापार से महंगे बेसिक सिस्टम को दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने अपने डू इट योरसेल्फ निर्णय के कारण जो स्वतंत्रता पाई थी, उसे बाजार के सबसे बड़ी मंदी के समय में, ग्रेट डिप्रेशन के अंत में महसूस करवा दिया कि वे इस डू इट योरसेल्फ निर्णय के कारण मूर्ख बन गए थे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सच ही है। जो लोग इस पारंपरिक स्टॉक ब्रोकर को अपने निवेश का हर निर्णय सौंपते हैं, वे भी तो पैसे खो देते हैं। कई निवेशक एक अच्छे वित्तीय सलाहकार द्वारा अनुभव के आधार पर दिए गए निर्णय और सेकंड ओपिनियन को काफ़ी सहज से लेते हैं, जबकि कुछ निवेशकों को यह दिखाने के लिए
किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है कि उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने निवेश पर कितनी दर अर्जित करनी है या इसके लिए कितना अतिरिक्त धन बचाने की आवश्यकता है। हो सकता है इन दूसरों को तब फायदा मिलता हो या लाभ हो रहा हो और आपके निवेश नीचे जा रहे हों। इस तरह आप आत्मनिर्भरता के दर्द को अनुभव करने के बजाय आपको किसी ऐसे व्यक्ति के निवेशों की जांच करनी चाहिए जो आमतौर पर अपने निवेश में बुरे समय में भी लाभ अर्जित करता हो। वही आपको उस समय प्रोत्साहित कर सकता है। यह कार्य आपको उस समय मनोवैज्ञानिक तौर पर सक्षम बनाता है जब आपको लगातार निवेश करने की आवश्यकता होती है और जब अन्य निवेशकों के सफल होने से आपका दिल बैठने लगता है। इस तरह ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने स्वयं के पोर्टफोलियो का प्रबंधन नहीं कर सकते, और हाँ, इसे प्रबंधित करने में पेशेवरों की मदद मांगने में भी कभी शर्म महसूस ना करें। आपको कैसा पता चलेगा कि आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है? इससे यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। बड़ा नुकसान: यदि आपके पोर्टफोलियो ने साल 2000 की शुरुआत से 2002 के अंत तक अपने मूल्य का 40% से अधिक खो दिया है, तो आपके शेयर बाजार के निराशाजनक प्रदर्शन से भी आपने बदतर प्रदर्शन किया। इसमें यह शायद ही मायने रखता है कि क्या आपने इसे आलसी, लापरवाह या सिर्फ अशुभ होने के कारण गंवा दिया। इतने बड़े नुकसान के बाद आपका पोर्टफोलियो मदद के लिए रो रहा होगा। बजट के बुरी हालत: अगर आप हर महीने पूरे साल अपने बजट की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका सब पैसा जाता कहाँ है और आपके लिए नियमित व्यय समय पर बचत करना असंभव हो जाता है, यह आप समय पर अपने बिलों का भुगतान करने में असफल रहते हैं, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बजट आपके नियंत्रण से बाहर हो गया है। इसे समय में एक सफल सलाहकार आपको एक व्यक्तिगत या वित्तीय योजना तैयार करके आपकी अपने पैसे पर पकड़ बनाने में मदद कर सकता है, जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेगा कि आपको कितना खर्च करना चाहिए, कितना उधार लेना चाहिए, कितना बचाना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए। बेतरतीब यानी उल्टा पुल्टा पोर्टफोलियो: 1990 के दशक के अंत में बहुत से निवेशकों ने सोचा कि उनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि उनके पास 39 अलग अलग इंटरनेट स्टॉक हैं या 7 अलग अलग अमेरिकी ग्रोथ स्टॉक फंड थे। इसे इस तरह देखें कि यदि आपकी सभी होल्डिंग्स एक साथ ऊपर और नीचे जाती है, तब आपके पास इन्वेस्टिंग हार्मनी का अभाव है, जो सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन लाता है। इस परिस्थिति में आपकी केवल एक प्रोफेशनल एसेट एलोकेशन प्लान ही मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण परिवर्तन: यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपनी सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, या आपके वृद्ध माता पिता के पास उनके खर्च का कोई भी क्रम नहीं है, या आपके बच्चे का कॉलेज भी आपके लिए अनअफोर्डेबल है, इस मामले में एक सलाहकार न केवल आपको मन की शांति प्रदान कर सकता है, बल्कि आपको आपके जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार करने में भी मदद करेगा। और इससे भी आगे, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप हर कानूनों और सेवानिवृत्ति नियमों की जटिलता से लाभान्वित भी हों। भरोसा करें, फिर वेरीफाई करें। याद रखें कि वित्तीय जालसाज आपको उन पर भरोसा करने और आपको उनकी जांच करने वाली बात करने से रोकते हैं। इससे पहले कि आप अपने वित्तीय भविष्य को एक सलाहकार के हवाले करें, आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो न केवल आपको सहज बनाता हो, बल्कि जिसकी ईमानदारी भी ठेस से परे हो। जैसा कि रोनाल्ड रीगन कहते थे, विश्वास करो और फिर वेरीफाई करो। उन लोगों के बारे में सोचकर शुरू करें जिन्हें आप सबसे अच्छे से जानते हैं और आपके जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। फिर पूछें कि क्या वे आपको किसी ऐसे सलाहकार के पास भेज सकते हैं जिस पर उन्हें भरोसा है
और जिसे वे महसूस करते हैं उसकी फ़ीस का अच्छा मूल्य मिलेगा। आप जिस किसी पर विश्वास करने वाले हैं उसके बारे में किसी अपने अच्छे जानकार से विश्वास मत प्राप्त करना एक अच्छी शुरुआत है। एक बार आपके पास सलाहकार और उसकी फर्म का नाम व साथ ही साथ उसकी विशेषता, जैसे कि क्या वह स्टॉक ब्रोकर है, फाइनेंशियल प्लानर, अकाउंटेंट या इंश्योरेंस एजेंट है, जब यह बेसिक जानकारी आपके पास आ जाती है तो आप उसके बारे में और ज़्यादा जानने का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे गूगल जैसे इंटरनेट सर्च इंजन में सलाहकार और उसका नाम या उसकी फर्म का नाम सर्च करें। यह सब यह देखने के लिए कि गूगल पर उसके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है, जैसे ठीक है, कोई शिकायत, कोई मुकदमा, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन जैसे शब्द आदि। यदि सलाहकार एक स्टॉक ब्रोकर या बीमा एजेंट है सॉरी तो संबंधित बीमा कंपनियों से यह पूछताछ करें कि क्या सलाहकार के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या ग्राहक शिकायत दर्ज की गई है। यदि आप एक अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं जो एक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करता है, तो आपके राज्य का लेखा नियामक आपको बताएंगे कि उसका रिकॉर्ड साफ है या नहीं। वित्तीय योजनाओं या उनकी फर्मों को जिस स्थान पर उसकी प्रैक्टिस हो वहाँ के राज्य में प्रतिभूति और विनिमय योग या प्रतिभूति नियामकों के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी जानकारी अपने राज्य प्रतिभूति नियामक की वेबसाइट पर आप देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उनके डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग पेजेस पर विशेष ध्यान दें, जहां पर सलाहकार को नियामकों द्वारा किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का खुलासा करना होता है। अतः आपको अपने वित्तीय योजनाकार के सभी रिकॉर्ड को भलीभांति स्टडी करना एक अच्छा विचार है। मैं तुम्हें जान रहा हूँ। एक प्रमुख फाइनेंशियल प्लानिंग न्यूज़लेटर ने हाल ही में दर्जनों सलाहकारों से बात करके उनके रिकॉर्ड्स और आधार पर यह बताया कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लानर चुनने के लिए उससे कैसे साक्षात्कार करना चाहिए। एक सलाहकार की स्क्रीनिंग करने में आपके निम्न लक्ष्य होने चाहिए। निर्धारित करें कि वह ग्राहकों की मदद करने की परवाह करता है या बस केवल बेचने के लिए ही जाता है। यह स्पष्ट करें कि क्या वह निवेश के मूल सिद्धांतों को समझता है जो कि इस पुस्तक में उल्लिखित हैं। आकलन करें क्या वह आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी है। आगे कुछ प्रश्न बताए गए हैं जो प्रमुख वित्तीय योजनाओं ने किसी भी संभावित ग्राहक से पूछने की सिफारिश की है। आप इस व्यवसाय में क्यों हैं? आपकी फर्म का मिशन स्टेटमेंट क्या है? अपने अलार्म बंद करने के अलावा आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? आपका निवेश दर्शन क्या है? क्या आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड का उपयोग करते हैं? क्या आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं? क्या आप बाजार समय का उपयोग करते हैं? क्या आप पूरी तरह से संपत्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या क्या आप करों, संपत्ति, सेवानिवृत्ति योजना, बजट और ऋण प्रबंधन और बीमा पर भी सलाह देते हैं? आपकी शिक्षा, अनुभव और साख आपको किस प्रकार की वित्तीय सलाह देने के योग्य बनाते हैं? आपके ग्राहकों को आमतौर पर क्या जरूरत है? आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप मेरी प्रगति को कैसे ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे? क्या आप एक चेकलिस्ट देते हैं जिसका उपयोग मैं हमारे द्वारा विकसित किसी भी वित्तीय योजना का ऑपरेशन मॉनिटर करने के लिए कर सकता हूं? आप निवेश कैसे चुनते हैं? क्या निवेश दृष्टिकोण आपको लगता है कि सबसे सफल है? और क्या आप मुझे सबूत दिखा सकते हैं कि आपने अपने ग्राहकों के लिए उस तरह की सफलता हासिल की है? जब कोई निवेश पूरे वर्ष के लिए खराब प्रदर्शन करता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप निवेश की सिफारिश करते समय किसी तीसरे पक्ष से मुआवजे के किसी भी रूप को स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, या अगर नहीं करते तो क्यों नहीं? किन परिस्थितियों में आप क्या अनुमान लगाते हैं कि मैं आपकी सेवाओं के लिए पहले साल कितनी फीस का भुगतान करूंगा? क्या समय के साथ इस फीस को कम या ज़्यादा करना होगा? आपके पास कितने ग्राहक हैं और आप उनसे कितनी बार संवाद करते हैं? एक ग्राहक के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
आपके पसंदीदा ग्राहक की क्या विशेषता होती है? आपके पास एक ग्राहक के साथ सबसे खराब अनुभव क्या रहा और आपने इसे कैसे हल किया? क्या निर्धारित करता है कि कोई ग्राहक आपसे या आपके सहायक कर्मचारी से बात करता है? ग्राहक कब तक आपके पास या आपके साथ रहते हैं? क्या मैं एक अकाउंट डिटेल की कॉपी देख सकता हूँ? क्या आप खुद को आर्थिक रूप से सफल मानते हैं? आप वित्तीय सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? आपको क्या लगता है कि मेरे निवेश पर कितना औसत वार्षिक रिटर्न संभव है? क्या आप मुझे अपने रिज्यूम, अपने फॉर्म और कम से कम 3 रेफरेंस दे सकते हैं? क्या कभी आपके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है? आखिरी ग्राहक जिसने आपको निकाल दिया, उसने ऐसा क्यों किया? अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से मुकाबला। अंत में ध्यान रखें कि महान वित्तीय सलाहकार पेड़ों पर नहीं उगते हैं। अक्सर सर्वश्रेष्ठ के पास पहले से ही उतने ग्राहक होते हैं जितने वे संभाल सकते हैं, और हाँ, एक अच्छे निवेशक की तरह लगने पर भी वे आपका काम करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए वे आपसे कठिन प्रश्न भी पूछेंगे जो इस तरह के हो सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता है? आपके दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं? अन्य सलाहकारों से डील करने से पहले आपकी सबसे बड़ी निराशा क्या रही है? क्या आपका कोई बजट है? क्या आप अपने मतलब तक ही सीमित रहते हैं? प्रत्येक वर्ष आप अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं? जब हम अब से 1 वर्ष पीछे देखते हैं तो आपको आपकी प्रगति से खुश होने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता होगी? आप संघर्ष या सहमति को कैसे संभालते हैं? साल 2000 में शुरू हुए बेयर बाजार के लिए भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं आप? आपके सबसे खराब वित्तीय डर क्या हैं? आपकी सबसे बड़ी वित्तीय उम्मीदें क्या हैं? आप अपने निवेश पर कितनी वापसी दर को उचित मानते हैं? जब एक सलाहकार आपसे इसे सवाल नहीं पूछता है ऐसे और आप में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाता है, तब आपको सहजता से ये समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए आप एक अच्छा फिट नहीं हैं। इन सब के ऊपर आपको अपने सलाहकार पर भरोसा करना चाहिए ताकि आप उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाने के लिए अनुमति दे सकें। टिप्पणीकार निक मरे ने कहा है कि आप एक सलाहकार को पैसे का प्रबंधन करने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने आप को प्रबंधित करने के लिए नियुक्त करते हैं। वित्तीय नियोजन विश्लेषक रॉबर्ट बेस कहते हैं, अगर सलाहकार आपके और आपके सबसे खराब आवेग की प्रवृत्ति के बीच रक्षा की एक पंक्ति है, तो उसके पास ऐसी प्रणालियाँ होनी चाहिए जो आप दोनों को नियंत्रित करने में मदद करें। उन प्रणालियों में से कुछ ये हैं। एक व्यापार वित्तीय योजना जो यह बताती है कि आप अपने पैसे कैसे कमाएंगे, बचाएंगे, खर्च करेंगे, उधार लेंगे और निवेश करेंगे। निवेश करने के लिए आपके मौलिक दृष्टिकोण को दिशा देने वाली विनिवेश नीति वक्तव्य। एसेट आवंटन योजना जो यह बताती है कि विभिन्न निवेश श्रेणियों में आप कितना पैसा रखेंगे। यह सभी ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर अच्छे वित्तीय निर्णय स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें परस्पर आप और सलाहकार द्वारा बजाय एक तरफा लागू किए इन्हें बनाया जाना चाहिए। आपको तब तक $1 भी निवेश नहीं करना चाहिए या इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं कि यही वह नींव है जिस पर आप अपना निर्माण करना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।